नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 17 है, सेट 1 से लेकर 16 तक मैं ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। सारे वीडियोस आप बैंकर्स साथी चैनल पर देख सकते हैं। यूनिट वाइज वीडियोस भी तीनों ही सब्जेक्ट के आप बैंकर्स साथी चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, सारे वीडियोज़ आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, डैश कैन बी क्लासिफाइड एज अ वैल्यू एडेड सर्विस। तो वैल्यू एडेड सर्विस इनमें से हम किसको कहेंगे, ये पूछा गया है। पहला है कैश मैनेजमेंट सर्विस, चैनल फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों, ये सारे ही जो हैं वो वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंदर आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग इज। तो यूनिवर्सल बैंकिंग जो है, जहाँ पर हमने देखा था यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब ये है कि सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज कई सारी जो हैं वो एक ही छत के नीचे ऑफर की जाती हैं। तो उसका मेन एडवांटेज पूछा है क्या है। तो ऑप्शंस हैं इसमें, एबिलिटी टू क्रॉस सेल द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग हो जाती है। लोअर कॉस्ट और टाइम टू द कस्टमर, लोअर कॉस्ट लगती है, कम टाइम लगता है। बोथ ऑफ द अबव या फिर नीदर ऑफ द अबव। तो इसमें साथियों ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि दोनों ही चीज़ें हैं। जो जब यूनिवर्सल बैंकिंग होती है तो क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं होने के। दूसरा है कम समय लगता है और कॉस्ट भी कम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग जो है उससे आप क्या समझते हैं। मर्चेंट बैंकिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर फाइनेंस टू गवर्नमेंट कंपनीज। सेकंड है क्रेडिट ग्रांटेड टू मर्चेंट्स इन गुड्स। थर्ड है सर्विस प्रोवाइडेड टू कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंस टू कॉरपोरेट सेक्टर। फोर्थ है फाइनेंस प्रोवाइडेड टू कैपिटल मार्केट, या फिर ई है ऑल ऑफ दीज। तो साथियों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंस टू कॉरपोरेट सेक्टर। इसको ही हम मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस अंडरटेकन बाय सेबी। तो इनमें से कौन कौन से काम ऐसे हैं जो सेबी के द्वारा किए जाते हैं। इसमें ऑप्शंस हैं, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सेकंड है प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन मार्केट। थर्ड है रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट। डी है नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों ये सारे जो काम हैं वो सेबी के द्वारा किए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होगा। सेबी का काम है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, कोई फ्रॉड ना हो इसका ध्यान रखता है। साथ ही सिक्योरिटी मार्केट जो है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सेबी काम करता है। और सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर भी सेबी है। तो ये तीनों ही जो हैं वो सेबी के काम है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लीजिंग। तो लीजिंग का कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शंस हैं इसमें, द एसेट्स आर यूज्ड विदाउट मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो एसेट हैं वो बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बनते हैं। द ओनरशिप राइट रिमेन्स विद द यूज़र, यानी कि जो ओनरशिप राइट है वो यूज़र के पास रहेगा। थर्ड है, इट डज नॉट इफेक्ट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लेसी। फोर्थ है, द लेसर कैन टेक बैक द एसेट ऑन ब्रीच ऑफ द टर्म। तो ये बाकी चीज़ें इसमें सही हैं, बट ये जो ऑप्शन बी है, द ओनरशिप राइट रिमेन्स विद द यूज़र, तो यूज़र के पास में ओनरशिप राइट नहीं रहता है। ओनरशिप राइट जो रहता है वो चेंज नहीं होता है, जिसका पहले ओनरशिप राइट होता है, यानी कि जो लेसर है जो किराए पे अपना मकान देता है, मकान दुकान कुछ देता है, उसके पास ही रहता है ओनरशिप राइट, यूज़र के पास ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये इसमें गलत है। बाकी जो ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं वो सेंटेंस जो दे रखे हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ फैक्टरिंग सर्विसेज। तो फैक्टरिंग सर्विस क्या होती है। फैक्टरिंग फॉरफिटिंग आपने अगर वो चैप्टर पढ़ा है तो उसमें ज़रूर पढ़ा होगा, मैंने वीडियो भी इसका बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फैक्टरिंग सर्विस क्या है इसको पूछा है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस थ्रू मनी मार्केट, क्या इसको हम फैक्टरिंग सर्विस कहते हैं। सेकंड है हायर परचेज और लीजिंग ऑफ एसेट्स। थर्ड है आउटराइट परचेज ऑफ रिसीवेबल्स। फोर्थ है ट्रेड फाइनेंस टू डीलर्स ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज। तो साथियों फैक्टरिंग सर्विस क्या होती है, जहाँ पर जो रिसीवेबल्स होते हैं, जो बिल्स जो होते हैं, उनको एक तरह से परचेज, आउटराइट परचेज ऑफ रिसीवेबल्स यहाँ पर होती है। तो फैक्टरिंग सर्विस हम उसी को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, द सेलर हैज़ नॉट टू परस्यू पेमेंट ऑफ ट्रेड डेब्ट्स।
तो ट्रेड डेप्ट के लिए सेलर को परस्यू करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब वो बैंक से उसने सर्विस ले ली फैक्टरिंग की, जो फैक्टर है यानी कि जो बैंक है वो उनको आगे देखेगा। सेकंड है इट कुड बी विद और विदाउट रिकोर्स। तो ये विद रिकोर्स हो सकते हैं, विदाउट रिकोर्स हो सकते हैं। अब विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स क्या होता है, ये आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे, जो डिटेल्ड वीडियो है इस यूनिट का, तभी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और वैसे शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, विद रिकोर्स जब ये है यानी कि वो जो फैक्टर है, जो पर्सन, जो बैंक है, वो अपने जो ड्यूज़ हैं, अगर उसको रिसीवेबल्स उसको प्राप्त नहीं होती हैं बायर के द्वारा, बायर से उसको पैसा नहीं आ पाता है, तो वो जो सेलर है उससे अपने ड्यूज़ जो है वो रिकवर कर सकता है। बट विदाउट रिकोर्स में ऐसा नहीं है, पूरा रिस्क जो है वो बैंक का रह जाता है। तो ये है, बाकी डिटेल में आप वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ वायबल ओनली फॉर लार्ज अमाउंट विल। तो ये है। तो साथियों इसमें क्या है, ये सारे ही जो फीचर्स हैं वो सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज, तीनों ही जो हैं वो फीचर्स हैं फैक्टरिंग के। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग के डिसएडवांटेज क्या है, ऑप्शन है इसमें, इट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट, इट इज़ वर्केबल फॉर लार्ज ग्रुप्स ओनली, थर्ड है इट प्रोवाइड्स रेडी कैश ओनली अप टू द एग्रीड परसेंटेज ऑफ द बिल। ठीक है। अब नेक्स्ट है द सेलर हैज़ नॉट टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ द बायर। तो ये सभी जो हैं, जो भी इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं ये सही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये सही है। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं एक तरह से एक डिसएडवांटेज की तरह देखे जाते हैं फैक्टरिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ कस्टमर परचेजेस गुड्स अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड द रोल ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी इज। तो जो भी कार्ड इशूइंग कंपनी है उसका क्या रोल होता है जहां पर क्रेडिट कार्ड से परचेज की जाती है। ऑप्शंस हैं कि वो कंपनी एक्ट्स एज अ क्रेडिटर, दैट ऑफ अ डेबिटर, मतलब डेबिटर की तरह एक्ट करती है, या क्रेडिटर की तरह, या गारंटर की तरह, या फिर बैंकर की तरह। तो इसमें जो साथियों करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड इशूइंग कंपनी है एज अ गारंटर काम करती है क्रेडिट कार्ड की जब ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर अ क्रेडिट कार्ड अ कस्टमर कैन। तो क्रेडिट कार्ड के रिलेशन में कस्टमर क्या कर सकता है उसकी बारे में ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा पॉइंट इसमें सही है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट बाय सरेंडरिंग द कार्ड, यानी कि गुड्स खरीद सकती है अपने कार्ड को सरेंडर करने के बाद में। और नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट अगेंस्ट चेक, यानी कि चेक देने के बाद में इस्टेब्लिशमेंट जो भी दुकान होगी या मॉल होगा वहाँ से परचेज कर सकता है गुड्स को। थर्ड है परचेज गुड्स फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट विदाउट पेइंग इन कैश और चेक, यानी कि कैश और चेक में पे करने की ज़रूरत नहीं है उनको। थर्ड है पेइंग थ्रू द एटीएम। तो आप सभी जानते हैं क्रेडिट कार्ड का मतलब यही है कि क्रेडिट पे जो जो भी गुड्स अगर ख़रीदनी है किसी कस्टमर को तो वो जाके बिना कैश या चेक के पेमेंट के खरीद सकता है, यही क्रेडिट कार्ड का यूज़ है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद डेबिट कार्ड अ कस्टमर कैन ड्रॉ अप टू। अब बेसिकली इसमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूछी है, डेबिट कार्ड की लिमिट पूछी है। अगर किसी कस्टमर के पास डेबिट कार्ड है तो वो कितना पैसा ड्रॉ कर सकता है या खर्च कर सकता है। तो ऑप्शन है इसमें, और फिक्स्ड क्रेडिट लिमिट, जितना उसको क्रेडिट लिमिट दी हुई है उतना तो ऐसा तो नहीं है क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा होता है। टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस इन अकाउंट, जितना भी अकाउंट में बैलेंस हो वो सभी विड्रॉ कर सकता है। थर्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस एंड ड्रॉइंग थ्रू एटीएम। फोर्थ है एज पर सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेलर ऑफ गुड्स। तो साथियों आप सभी जानते हैं डेबिट कार्ड के केस में पहली कंडीशन तो ये है कि कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस ड्रॉ कर सकता है। दूसरा जो भी एटीएम में अगर लिमिट कोई सेट है तो उस लिमिट तक ही, उस ड्राइंग लिमिट तक ही वो विड्रॉ कर सकता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। कई सारे एटीएम में लिमिट लगी होती है कि 20,000 या 10,000 उतना ही एक ट्रांजेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो उसकी लिमिट या कार्ड्स की लिमिट, और दूसरा जो जितना बैलेंस है उसके अकाउंट में, तो इन चीज़ों की लिमिट इसमें लगी होती है। ऑप्शन सी इस केस में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंसीडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द बैंक्स। तो बैंक्स की लाइफ लाइन किसे कहते हैं। ऑप्शन हैं इसमें एटीएम, कंप्यूटर्स, डिपॉजिट्स या एडवांसेस। तो वैसे तो ये सभी बैंक्स के लिए ज़रूरी हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें कि लाइफ लाइन बैंक्स ही किसे कहा जाता है तो वो डिपॉजिट्स को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन के बारे में कुछ बातें बताई हैं, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ एक्विजिशन ऑफ लार्ज एनपीएस बाय
एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑन एग्री टर्म्स। तो ये एक तरह से एक्विजिशन है बड़े एनपीए अकाउंट्स का। जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो एक्वायर करती हैं बड़े एनपीए अकाउंट को ऑन एग्री टर्म्स, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन है जो एग्री की गई हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑब्टेनिंग कोलेट्रल सिक्योरिटीज़ टू कवर बिग बिग वर्किंग कैपिटल लोन्स रेज्ड बाय कॉरपोरेट्स। यानी कि सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी कोलेट्रल सिक्योरिटी ली जाएं किसके अगेंस्ट में, जो वर्किंग कैपिटल ली गई है कॉरपोरेट्स के द्वारा। थर्ड है, इट इज़ कलेक्टिव गारंटी टू कवर अ नंबर ऑफ स्मॉल लोन ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी कि कोई डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैं, एक ग्रुप के कई सारे मेंबर हैं, उन्होंने कई सारे लोन ले रखे हैं, तो उन सभी लोन को कवर करने के लिए एक कलेक्टिव गारंटी ली जाती है, उसे सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। फोर्थ है, इज गारंटी गिवन बाय वन कॉर्पोरेट ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ अदर कॉर्पोरेट ग्रुप। कोई एक कॉर्पोरेट ग्रुप दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप के बिहाफ पे गारंटी देता है, उसे सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। तो साथियों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ये है कि एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं वो बड़े एनपीए अकाउंट को एक्वायर कर लेती हैं ऑन एग्रीड टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। तो सरफेसी एक्ट 2002 में आया था। इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सरफेसी एक्ट में। यहाँ पर पूछा है कि कौन सा एक फीचर है सरफेसी एक्ट का। तो ऑप्शंस हैं इसमें, पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ये। इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग सिक्योरिटाइजेशन ऑफ बैड एसेट्स। तो जो भी खराब एसेट्स हैं, एनपीएस जो हैं, उनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है उनके सिक्योरिटाइजेशंस के लिए। सेकंड है, इट एम्पावर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एक्वायर एंड सेल एसेट्स ऑफर्ड एज सिक्योरिटी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज़। यानी कि अगर नॉन पेमेंट होता है ड्यूज़ का, जो भी लोन है अगर उनका पेमेंट समय पर नहीं किया जाता है, उस केस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये एम्पावर करता है कि वो उन जो सिक्योरिटी की तरह जो एसेट्स दिए गए हैं उनको ये सेल कर सकें। नेक्स्ट है, इट सेव्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम अर्लियर लॉन्ग एंड इनकम्बर्स सम रिकवरी मेथड थ्रू सिविल सूट। तो सिविल सूट के थ्रू जो काफ़ी बड़ी जो प्रोसेस होती थी, रिकवरी मेथड काफ़ी हेक्टिक होता था, उससे ये बैंकों को बचाता है। और फोर्थ है, ऑल ऑफ द अबव। तो साथियों, ये सभी जो पॉइंट हैं सरफेसी एक्ट के बारे में, तीनों ही जो पॉइंट हैं वो सही हैं। ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेसी एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू। तो सरफेसी एक्ट किस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको ये बताना है। पहला है एग्रीकल्चर लैंड, सेकंड है लोन्स वेयर लोन्स प्लस इंटरेस्ट ड्यू इज़ लेस देन 20%, यानी कि लोन और इंटरेस्ट मिलाकर टोटल जो दिया गया था लोन उसका 20% ही बचा है केवल, तो वहाँ पर। थर्ड है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर रीपेमेंट ऑफ सिक्योर्ड लोन्स लेस देन 1 लाख एंड अनसिक्योर्ड लोन फॉर लेस देन 10 लाख। तो सिक्योर्ड लोन 1 लाख तक या अनसिक्योर्ड लोन 10 लाख तक। डी है ऑल ऑफ दीज। तो साथियों, इन सभी केसेस में जो सरफेसी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं होता है, जहाँ पर लोन का 20% ही बचा है केवल इंटरेस्ट मिला के, तो उसमें भी नहीं होगा। और जो 1 लाख तक के जो सिक्योर्ड लोन होंगे और 10 लाख तक के जो अनसिक्योर्ड लोन होंगे, इन सभी में सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द एनपीए कैन नॉट बी सोल्ड बाय अ बैंक डैश। जो एनपीए हैं उनमें जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो बैंक के द्वारा सेल नहीं किया जा सकता, किस कंडीशन में? तो वो कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, बताना है आपको कौन सा इसमें सही है। विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यानी कि बिना इंटरवेंशन, कोर्ट के इंटरवेंशन के नहीं किया जा सकता। सेकंड है, ओनली आफ्टर द डिफ़ॉल्ट, अगर जब डिफ़ॉल्ट हो जाए उसके बाद ही। थर्ड है, ओनली आफ्टर द डेप्ट हैज़ बिकम टाइम बार्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो फोर्थ है, विद प्रायर नोटिस ऑफ डिमांड। तो साथियों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ओनली आफ्टर द डेप्ट हैज़ बिकम टाइम बार्ड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। तो अगर कोई डेप्ट जो है वो टाइम बार हो गया है लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में एनपीए जो हैं वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट उनमें वो सेल नहीं किए जा सकते बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटाइजेशन एक्ट डज नॉट कवर। तो सिक्योरिटाइजेशन जो एक्ट है वो किसको कवर नहीं करता है? ऑप्शंस हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर चिट फंड कंपनी। तो आसान क्वेश्चन है, चिट फंड कंपनीज जो हैं वहाँ पर सिक्योरिटाइजेशन एक्ट लागू नहीं होता है, बाकी तीनों में लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द बैंक हैज़ गिवन अ नोटिस ऑफ डिमांड डैश। तो एक बार जो बैंक ने नोटिस दे दिया डिमांड का, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन है, ओनली बोरोअर कैन नॉट ट्रांसफ़र, सेल और लीज आउट द एसेट ऑफर्ड एज अ सिक्योरिटी। यानी कि एक बार अगर नोटिस दे दिया तो बोरोअर जो है
ना तो ट्रांसफ़र कर सकता है, ना सेल कर सकता है, ना ही लीज आउट कर सकता है उन एसेट्स को जो सिक्योरिटी की तरह ऑफर किए गए हैं। सेकंड है कि ओनली गारंटर कैन नॉट ट्रांसफर, सेल और लीज आउट द एसेट ऑफर्ड एज सिक्योरिटी, यानी कि केवल गारंटर नहीं कर सकता, बोरोवर कर सकता है। पहले वाले में दिया है कि ओनली बोरोवर कैन नॉट, यानी कि बोरोवर नहीं कर सकता, गारंटर कर सकता है। अब थर्ड ऑप्शन है बोरोवर एंड गारंटर कैन नॉट ट्रांसफर द सेल और लीज आउट द एसेट ऑफर्ड एज सिक्योरिटी, यानी कि बोरोवर और गारंटर दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते। और फोर्थ है बैंक कैन नॉट सेल द एसेट विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो इसमें साथियों जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बोरोवर या गारंटर दोनों में से कोई भी ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना ही लीज आउट कर सकते हैं उन एसेट्स को जो सिक्योरिटी की तरह ऑफर किए गए थे, एक बार जब डिमांड का नोटिस चला जाए उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ बेनिफिट टू द बैंक फ्रॉम बैंक एश्योरेंस। तो बैंक एश्योरेंस से बैंक को कई सारे बेनिफिट होते हैं, कौन सा इनमें से बेनिफिट बैंक को नहीं होता है बैंक एश्योरेंस के द्वारा। बैंक एश्योरेंस आप सभी जानते होंगे, बैंक अगर नहीं जानते तो शॉर्ट में बता देता हूँ। बैंक एश्योरेंस का मतलब है जब भी बैंकिंग कंपनीज़ यानी कि बैंक्स जो हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट को भी सेल करते हैं, कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी ऑफर करते हैं, उसी को हम बैंक एश्योरेंस कहते हैं। बैंक जब इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं वो। ऑप्शन है इसमें कि कौन सा एक बेनिफिट नहीं है बैंक एश्योरेंस का। बैंक रेज देयर नॉन इंटरेस्ट इनकम, यानी कि नॉन इंटरेस्ट इनकम उनकी बैंक्स की बढ़ती है। सेकंड है बैंक गेट देयर लोन्स कवर्ड अंडर इंश्योरेंस एट लोअर प्रीमियम। थर्ड है बैंक्स कवर द बोरोवर अंडर पर्सनल रिस्क। फोर्थ है इट ब्रिंग्स डाउन द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ ऑल द बैंकिंग प्रोडक्ट। तो इसमें साथियों बाकी सारे जो बेनिफिट हैं वो सही हैं, 3 बेनिफिट सही हैं। जो बेनिफिट सही नहीं है, जो एक्चुअल में बैंक को नहीं मिलता है, वो है ऑप्शन बी, यानी कि बैंक्स गेट देयर लोन कवर्ड अंडर इंश्योरेंस एट लोअर प्रीमियम। तो ऐसा नहीं होता है, जब बैंक इंश्योरेंस अगर बैंक कोई ऑफर कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बैंक के जो लोन है वो इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे, वो भी कम प्रीमियम पे। तो ऐसा नहीं होता है, ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक एश्योरेंस इज़ आ। तो बैंक एश्योरेंस किस कैटेगरी में आएगा ये पूछा गया है, यानी कि क्रॉस सेलिंग होगी, या चैनल फाइनेंसिंग होगी, कॉर्पोरेट सेलिंग होगी, या फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। तो ये साथियों क्रॉस सेलिंग के अंदर आता है। क्रॉस सेलिंग जहाँ पर एक कोई प्रोडक्ट ऑफर किया जा रहा है किसी कस्टमर को, उसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट भी उसको दिया जाता है, तो वहाँ पर उसे हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। बैंक एश्योरेंस भी एक क्रॉस सेलिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंड्स वेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड अराउंड द ईयर आर नोन एज। तो ऐसे फंड्स मतलब म्यूचुअल फंड की यहाँ पर बात हो रही है। तो म्यूचुअल फंड ऐसे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अराउंड द ईयर, यानी कि साल में कभी भी हर समय की जा सकती है, तो उन फंड्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है इनकम फंड, ओपन एंडेड फंड, बैलेंस्ड फंड, या ग्रोथ फंड। तो ये साथियों ओपन एंडेड फंड्स जो होते हैं उनका करेक्टरिस्टिक है, ओपन एंडेड फंड में कभी भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है अराउंड द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के कई सारे बेनिफिट हैं, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का बेनिफिट नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर बेस्ड बैंकिंग फैसिलिटी टू बैंक कस्टमर्स, यानी कि जो बैंक कस्टमर है उनको कंप्यूटर बेस्ड बैंकिंग फैसिलिटी देता है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर बेस्ड फैसिलिटी फॉर सेल परचेज ऑफ गुड्स। थर्ड है इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर बेस्ड फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन। फोर्थ है इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो साथियों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ई कॉमर्स का जो बेनिफिट एक नहीं है, यानी कि बाकी हैं, ये पहला वाला इसका बेनिफिट नहीं है। इट प्रोवाइड्स कंप्यूटर बेस्ड बैंकिंग फैसिलिटी टू बैंक कस्टमर, तो ये इसका कंप्यूटर बेस्ड बैंकिंग फैसिलिटी बैंक कस्टमर को प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और सारे जो तीनों ही सब्जेक्ट हैं जीआईबी के, उनके चैप्टर वाइज यूनिट वाइज वीडियोस आपको बैंकर साथी चैनल पर मिल जाएंगे। सारे वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सीक्वेंस में। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।